हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अशफाक साइंस जोन में स्वागत है। तो बाबू आप लोग कैसे हैं। आप सभी के बीच हम लेके आ गए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बाबू जिसके प्रीवियस वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम लोग देखे थे, जिसमें लास्ट वीडियो का प्रीवियस पॉइंट जो था मेरा वो है रेडॉक्स अभिक्रिया, और उसमें हम लोग देखे थे ऑक्सीकरण अवकरण को, जिसमें एक तो हम लोग समझ चुके थे ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अवकरण। तो अवकरण अभिक्रिया को हम लोग देखेंगे, अवकरण किसे कहते हैं, तो आज का टॉपिक है। तो इसका परिभाषा से पहले हम चलते हैं, फिर इसके बाद एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। तो परिभाषा है, परिभाषा आप याद रखिएगा कि अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, अवकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या, क्या लिखिएगा इसमें, किसी तत्व या यौगिक से किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग एवं ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो बाबू हमने यहां परिभाषा लिखा है, परिभाषा है आपका इस प्रकार से कि अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग एवं ऑक्सीजन का निष्कासन होता है ना, उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो हम एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल हम ए नंबर में देख लेंगे। क्या लिखेंगे इसमें, किसी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग, पहले इस एग्जाम्पल में देखेंगे किसी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग, किसी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग। बाबू देखेंगे ऐसा एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे हाइड्रोजन का संयोग हो। जैसे मान लो बाबू हम यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल अगर हम ले लिए हैं H2, एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा H2 की अभिक्रिया, अगर हम O2 के साथ कर देंगे तो ये हमारा बन जाता है बाबू H2O। तो यहां पर हम देखेंगे हमारा ये इक्वेशन असंतुलित होता है, इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे और हमारा इसमें वृद्धि हो गया है ना। इसमें देखिएगा किसी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग, अब देखिए ऑक्सीजन में किसका संयोग हुआ, हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन में किसका संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन का। इस प्रकार की अभिक्रिया या इस प्रकार का अगर आपको एग्जाम्पल दिखे, मतलब पूछा जाए तो वो आप कह सकते हैं कि सर ये अवकरण है। इसी में अगर हम बाबू इसमें देखते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ, है ना, हाइड्रोजन का संयोग होने से क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। तो आप इसके नीचे में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ
ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोग होने से H2O यानी कि जल का, है ना, जल का निर्माण होता है। यानी कि जब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है तो वो क्या बनाता है बाबू, जल बनाता है। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले ले, किसी तत्व में, दूसरा एग्जांपल में किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन, बी में किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन, किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन, तो सबसे पहले बाबू हम यहां पे Cu एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल अगर हम देख लें इसमें, तो CuO, यहां पर एक मिनट बाबू, CuO की अभिक्रिया अगर हम H2 के साथ करवा देते हैं, H2 के साथ करवा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा बाबू H2O प्लस में Cu। या आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या नहीं तो आप बाबू ऐसे इसको निकाल सकते हैं, या दूसरे तरीके से कर लीजिएगा इसको, या CuO प्लस में H2 को अगर अभिक्रिया करवाएंगे ये बनाएगा Cu, अब प्लस में बन जाएगा H2O। बाबू दोनों इक्वेशन आप सही है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं बाबू कि यहां पर देखिएगा कॉपर ऑक्साइड से, इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का, है ना, ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकला है ना, और किसमें जाके जुड़ गया है, H2 में। तो यहां पर अवकरण को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग तथा, है ना, हाइड्रोजन का संयोग एवं ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे हम अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। बाबू एक बात आप गांठ बांध लेना, इसी का ठीक उल्टा क्या है, ऑक्सीकरण है ना। यहां पर देखिए पहला एग्जांपल हम देखे हैं, किसी तत्व से, जब किसी तत्व से हाइड्रोजन संयोग करता है, एग्जांपल दो बात बोला इसमें ना, कि हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन, तो दो एग्जांपल देखना हमको। एक में क्या देखना है कि किसी तत्व से हाइड्रोजन संयोग करता है तो क्या बन रहा है, जब हाइड्रोजन का संयोग ऑक्सीजन से होता है तो वो जल बनाता है। दूसरा एग्जांपल है ना, कि किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन, बाबू यहां पर देखिएगा कि कॉपर ऑक्साइड के, है ना, यौगिक से कॉपर ऑक्साइड के विलयन से O क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, मतलब O का निष्कासन हो रहा है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अवकरण। आप यहां पे नीचे में अगर लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा कि इसके अंदर अगर नीचे में लिखना चाहते हैं कि इस अभिक्रिया में CuO से ऑक्सीजन का निष्कासन, होता है। इसमें क्या लिखेगा बाबू, इसमें CuO अवकरण है, इसमें CuO क्या है बाबू, अवकरण है। Cu क्या है, अवकरण है। इस प्रकार से बाबू हम अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों को समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसको मिटा दे बाबू हम।
टॉपिक है हमारा दहन किसे कहते हैं और दहनशील पदार्थ क्या है और दहन की शर्तें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दहन का परिभाषा। तो बाबू दहन का परिभाषा इस प्रकार हो जाएगा। लिखिएगा परिभाषा में लिखिएगा बाबू कि किसी पदार्थ के ऑक्सीजन, है ना, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऑक्सीजन में जलने पर, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर उससे उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। जलने की इस क्रिया को क्या बोलते हैं बाबू? दहन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में कार्बन को वायु में जलाने पर, उदाहरण में देख लेंगे हम लोग कि कार्बन को ऑक्सीजन में, यानी कि वायु में, है ना, कार्बन को वायु में जलाने पर, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इससे उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। इससे उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। तो इसका हम छोटा सा रिएक्शन देख ले कि जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ, यानी कि वायु के साथ जलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? CO2 प्लस का उष्मा, है ना, और एक साथ और है प्लस उष्मा, और प्लस में क्या बनता है? प्रकाश। ये होता है इसका एग्जाम्पल। तो आप सभी याद रखेंगे कि दहन में कि किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा, उसको हम लोग कहते हैं बाबू, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम दहन कहेंगे। जैसे यहाँ लिखे हैं कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, इससे उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं बाबू, इसको ही हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। अब इसमें कुछ बात याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर हम ये तो पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल अगर देखिएगा तो मान लीजिए कि जब हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे या इसमें जलाएंगे तो हमारा बनेगा SO2 प्लस में उष्मा बन जाएगा
अब प्लस में क्या बन जाएगा आपका बाबू प्रकाश, ये भी बनेगा है ना, प्रकाश भी उत्पन्न होगा और उष्मा भी बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। इस प्रकार से बाबू आप यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे डाई ऑक्साइड है ना, तो डाई में ई होगा, डाई ऑक्साइड। ठीक, चलिए उसके बाद बाबू कुछ बातें याद रखिएगा कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो जलते हैं, उसे जो जल जाएंगे उसे बाबू दहनशील या ज्वलनशील कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ है जो जलते नहीं है ना, जो जलते नहीं उसको हम लोग बोलते हैं अदहनशील या अज्वलनशील। तो यहां पर देखेंगे बाबू हम नोट में लिखेंगे 1 नंबर में, नोट में आप याद रखिएगा बाबू कि नोट में याद रखना है कि दहन है ना, नोट में क्या रखना याद, ये दहन में जो पदार्थ जलता है ना, यानी कि वैसा पदार्थ जो जलते हैं उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, यानी कि ज्वलनशील कहते हैं, दहनशील या फिर ज्वलनशील कहते हैं। लेकिन बाबू कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं है ना, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो जलते नहीं, जैसे अगर हम बात कर ले तो जैसे में आ जाएगा, जैसे में बाबू याद रखना, जैसे में ईंट पत्थर बालू इत्यादि, जैसे में क्या आ जाएगा, जैसे में ईंट पत्थर बालू इत्यादि है ना, ये सभी पदार्थ क्या है बाबू, अदहनशील या बाबू आप इसको कह सकते हैं या अज्वलनशील। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि दहन की प्रक्रिया में, अगर दहन की प्रक्रिया है, दहन में जो पदार्थ जलेगा उसको ज्वलनशील है ना, ज्वलनशील या दहनशील बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ है जो दहन की क्रिया में जलते नहीं, जैसे में यहाँ पे हम एग्जाम्पल में है, जैसे में ईंट पत्थर बालू इत्यादि, ये पदार्थ जलते नहीं है, इसको बाबू अदहनशील या अज्वलनशील कहते हैं है ना। इसमें बाबू कुछ शर्तें हैं, इसके कुछ शर्तें हैं, याद रखिएगा। दहन की शर्तें क्या है कि दहनशील पदार्थों की उपस्थिति, दहन में पोषक पदार्थों की उपस्थिति और ताप की प्राप्ति। अगर हम इसकी शर्तें की बात कर लें, दहन की हम इसमें देख लेते बाबू, स्टार में अगर हम छोटा सा देख ले, दहन की शर्तें क्या क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि दहन की शर्तें में नंबर 1 जो होगा वो होगा दहनशील। दहन कब होगा, जो पदार्थ दहनशील होगा, यानी कि जो जलेगा है ना। तो नंबर 1 में हो जाएगा इसका दहनशील पदार्थों की उपस्थिति। दूसरा आ जाएगा बाबू, पहला क्या आ जाएगा, दहनशील पदार्थों की उपस्थिति। दूसरा आ जाएगा दहन के पोषक पदार्थों की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थों की
उपस्थिति। उसके बाद तीसरा इसका आ जाएगा, तीसरा जो याद रखेगा है ना, ज्वलन ताप की प्राप्ति, है ना, ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। बाबू इस प्रकार से आप सभी याद रखेंगे। आज का जो टॉपिक हम पढ़े हैं वो पढ़े हैं अवकरण और हम पढ़े हैं दहन। दहन में इस प्रकार समझिएगा, एक बार और हम समझाते थे आप सभी को कि दहन पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, है ना। जलने की इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग बाबू, दहन कहते हैं। एग्जाम्पल में हम यहां पे दिखे हैं, एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसमें उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल में हम एक तो ये लिए हैं, दूसरा जब हम सल्फर को वायु के साथ जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ में उष्मा और प्रकाश भी बनते हैं। नोट में लिखे हैं वैसा पदार्थ जो जलते हैं, यानी कि वह पदार्थ जो जलेगा उसे दहनशील या ज्वलनशील कहते हैं, लेकिन वह पदार्थ जो नहीं जलते, है ना, कुछ ऐसे पदार्थ है जो नहीं जलता, जैसे में ईंट हो गया, पत्थर, बालू हो गया इत्यादि, सब जलते नहीं है। ये सभी पदार्थ क्या है, अदहनशील या फिर अज्वलनशील है। आगे देखते हैं हम इसमें कि दहन की कुछ शर्तें बताया गया है। दहन की शर्तें क्या क्या होगी बाबू, तो याद रखिएगा, पहला में याद रखिएगा कि दहनशील पदार्थों की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी कि दहनशील पदार्थों की उपस्थिति जरूरी है। दूसरा में याद रखिएगा कि दहन के पोषक पदार्थों की उपस्थिति, और चौथा में लिखेगा कि ज्वलन में, है ना, कि ज्वलन ताप की प्राप्ति भी जरूरी है, ज्वलन ताप की प्राप्ति। इस प्रकार से हम दहन को अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट भी समझ गए होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलेंगे। तो इस प्रकार से हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। इसके चैप्टर नंबर 1 जो संपूर्ण रूप से, है ना, चैप्टर नंबर 1 जो संपूर्ण रूप से बाबू खत्म हो चुका है, लास्ट पॉइंट था आज हमारा। इसके बाद